फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस दोनों एक ही बात है, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट। ऐसा वाक्य जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता होता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस is a statement in which doer of an action is either not at all present or even if it is present it remains attached with by। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम या तो बिल्कुल पता नहीं होगा या पता है भी तो के द्वारा से जुड़ा रहता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? ऑब्स, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक, फिर बी, फिर V3, फिर बाई, उसके बाद प्लस एजेंट। और एजेंट का मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, काम करने वाला आदमी को ही एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कहते हैं और पैसिव वॉइस में अंत में चला जाता है बाई के बाद और उसी को कहते हैं, काम करने वाला को ही कहते हैं एजेंट। तो अब इसमें हिंदी अर्थ कैसे आता है? चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों कैसे मैसेज देगा, कैसे सेंटेंस खत्म होगा इसमें? ऐसे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, यानी भविष्य में कोई काम होगा। एन एक्शन विल टेक प्लेस एट सम टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में काम होगा। अब जरा कुछ इस पर हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखें एक्टिव और फिर उसका पैसिव बनाएंगे। देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, रवि इस वर्ष एक व्यवसाय शुरू करेगा। तो इसका पहले हम लोग इंग्लिश बनाएं। सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, फिर अंत वाला काम को पढ़िए। रवि शुरू करेगा, जाएगा, जाएगी, इसी पैटर्न पर है, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? तो देखो, रवि इस वर्ष एक व्यवसाय शुरू करेगा, इसमें काम क्या है? शुरू करना। और शुरू करने वाला क्या आदमी का नाम पता है इस सेंटेंस में? देखिए, बिल्कुल है। शुरू करने का काम कौन कर रहा है? रवि। इसलिए ये एक्टिव वॉइस हुआ, यानी कि एक्टिव वॉइस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। तो कीजिए, कैसे होगा? रवि शुरू करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, दोनों में से कोई एक। रवि विल स्टार्ट, इतना हो गया, रवि शुरू करेगा। अब यहाँ विल किए, क्योंकि ये याद रखना है, जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल लगाएंगे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, बाकी सबों के साथ हम लोग विल लगाते हैं। तो किए, रवि विल स्टार्ट, रवि विल स्टार्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। शुरू करने का असर किस पर? तो एक व्यवसाय पर। तो लिख दो, तो सेंटेंस क्या हो गया? रवि विल स्टार्ट अ बिजनेस दिस ईयर, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? ऐसे, पैसिव वॉइस, इस वर्ष रवि के द्वारा एक व्यवसाय शुरू किया जाएगा। अब इसी बात को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एक व्यवसाय रवि के द्वारा इस वर्ष शुरू किया जाएगा, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, मैसेज यही रहना चाहिए। खैर, ये पैसिव वॉइस हुआ। अब पैसिव वॉइस को बनाना है इंग्लिश में। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ध्यान रहे। एक्टिव वॉइस हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, जबकि पैसिव वॉइस हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ये पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट खोजें, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो देखो, अगर कोई हिंदी सेंटेंस दिया रहता है तो सबसे अंत वाला काम लेना। क्या है सबसे अंत वाला काम? शुरू किया जाएगा, यानी शुरू करना। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है? काम का असर जिस पर पड़े। तो शुरू करने का असर किस पर? सेंटेंस पढ़कर देखिए, तो एक व्यवसाय पर, यही है ऑब्जेक्ट। और अगर इंग्लिश सेंटेंस दिया हो तो पहला वर्ब
के ठीक बाद जो लिखा रहता है वही होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि अ वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, चाहे हम लिखें, आप लिखें, कोई लिखे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। तो इंग्लिश सेंटेंस में पहला वर्ब के बाद अ बिजनेस है, अ बिजनेस हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर हिंदी सेंटेंस दिया रहा है तो सबसे अंत वाला काम क्या है? शुरू करना, और इसका जिस पर असर पड़े वही ऑब्जेक्ट। शुरू करने का असर किस पर? एक व्यवसाय। तो देखोगे दोनों ही सूरतों में पहला वर्ब के बाद अ बिजनेस, शुरू करने का असर अ व्यवसाय, यानी यही ऑब्जेक्ट है। अब इसी से सेंटेंस को शुरू कीजिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ बिजनेस, फिर शैल विल, दोनों में से कोई एक, विल, फिर बी और उसके बाद V3। तो स्टार्ट का V3 स्टार्टेड, तो स्टार्टेड हुआ, और फिर V3 के बाद बाई प्लस एजेंट, बाई रवि कर दिया। सेंटेंस हो गया अ बिजनेस विल बी स्टार्टेड बाई रवि, इस वर्ष का दिस ईयर, समय को अंत में लिख दिए। सेंटेंस क्या हो गया? अ बिजनेस विल बी स्टार्टेड बाई रवि दिस ईयर। फिनिश्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, सरकार शीघ्र ही गरीबों के लिए एक अच्छी नीति बनाएगी। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? तो तुम देखोगे इसमें काम क्या है? नीति बनाना, बनाएगी। और क्या ये बनाने का काम सेंटेंस में पता है? यस। बनाने का काम कौन करेगा? सरकार। यानी काम करने वाला आदमी का नाम इस सेंटेंस में पता है, यानी ये एक्टिव है। तो इसी एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला पर हम लोग चाहेंगे तो भी पैसिव के फॉर्मूला पर नहीं बना सकते हैं। तो कीजिए। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम क्या हो जाएगा? सरकार, और सबसे अंत वाला काम बनाएगी। जब सेंटेंस बनाओ तो शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम को पढ़िए, पकड़िए कौन सा टेंस है। सरकार बनाएगी, जाएगा जाएगी, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का है। बनाते हैं। द गवर्नमेंट विल मेक, सरकार बनाएगी, इतना का हो गया। सब्जेक्ट हो गया द गवर्नमेंट, शैल विल, दोनों में से एक विल लगाए, V1 मेक, और V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़े। तो बनाने का असर किस पर? बनाएगी का असर एक अच्छी नीति पर, यानी यही ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट गुड पॉलिसी। अब पीछे से आओ, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। तो सेंटेंस क्या हो गया इसका? द गवर्नमेंट विल मेक अ गुड पॉलिसी फॉर द पुअर। और सेंटेंस में क्या है? एक है शीघ्र ही, ये समय है, इसको अंत में भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, अंत में लिख दिया। तो सेंटेंस हो गया द गवर्नमेंट विल मेक अ गुड पॉलिसी फॉर द पुअर सून। अब इसका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हो जाएगा? ऐसे। हिंदी में पैसिव वॉइस कैसे हो गया? ऐसे हो गया पैसिव वॉइस, शीघ्र ही सरकार के द्वारा गरीबों के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाएगी। यही हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोजो। ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं? काम का असर पड़ता है जिस पर पड़े। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मान लो कि ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इतना तो पता है कि काम का, वर्ब का असर जिस पर पड़ता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में काम क्या है? सबसे अंत वाला काम, बनाई जाएगी, बनाने का काम। और इस बनाने का असर किस पर? सोच कर देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। शीघ्र ही सरकार के द्वारा गरीबों के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाएगी, यानी कि बनाने का असर एक अच्छी नीति, यानी यही ऑब्जेक्ट है, यानी इसी ये ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अ गुड पॉलिसी विल बी मेड। कैसे हुआ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट अ गुड पॉलिसी, फिर उसके बाद शैल विल, दोनों में से एक विल लिखा, उसके बाद बी के बाद V3 मेड, ये हो गया। अब उसके बाद V3 के बाद बाई प्लस एजेंट, यानी बाई, और एजेंट मतलब काम करने वाला आदमी का नाम, तो बाई एजेंट लिख दो ऐसे, बाई द गवर्नमेंट। अब जो बचा हुआ है पीछे से आ गया, लिखो गरीबों के लिए, लिख दीजिए फॉर द पुअर, और समय जो है सून, अंत में लिख दिए। तो सेंटेंस क्या हो गया? अ गुड पॉलिसी विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पुअर सून। ऐसे ही हम लोग पैसे बनाते हैं। टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस, मैं इस स्कूल के नाम को बदनाम नहीं करूंगा। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम मैं,
और अंत वाला काम बदनाम नहीं करूँगा, ये एक्टिव वॉइस है। बनाइए, आई शैल नॉट डिफेम। आई सब्जेक्ट, शैल उसी में नॉट लगाए, फिर V1 डिफेम और V1 के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता है। देखोगे बदनाम करने का असर किस पर पड़ रहा है? इस स्कूल के नाम को इस पूरे पर, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसको लिख दो, द नेम ऑफ दिस स्कूल। तो एक्टिव वॉइस क्या हो गया? आई शैल नॉट डिफेम द नेम ऑफ दिस स्कूल। अब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी पैसिव भी बनाएंगे, इंग्लिश भी बनाएंगे। तो पहले हिंदी, इस स्कूल के नाम को मेरे द्वारा बदनाम नहीं किया जाएगा, यही पैसिव है। अब इसको इंग्लिश पैसिव में करें तो जैसा कि हम लोग पहले बात की, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट खोजिए एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट कहते किसको है? काम का असर जिस पर पड़ता है। तो अगर हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है तो कौन सा काम? सबसे अंत वाला काम बदनाम नहीं किया जाएगा, यानी बदनाम करना। इसका असर किस पर? इस स्कूल के नाम को, ये हुआ। और अगर इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो तो सबसे पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मिल गया। बाकी सारे बातें बाद में सोचेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। इस स्कूल के नाम को, द नेम ऑफ दिस स्कूल, ऑब्जेक्ट लिख लिए। ऑब्जेक्ट के बाद शैल विल दोनों में से कोई एक, तो विल लगाएंगे। उसके बाद विल बी V3 लिखिए। विल नॉट बी डिफेम्ड, क्योंकि नॉट नहीं भी सेंटेंस में है तो नॉट तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही लाएगा। सो विल के बाद नॉट किए, सेंटेंस क्या हो गया? द नेम ऑफ दिस स्कूल विल नॉट बी डिफेम्ड। इतना हो गया। अब क्या है? मेरे द्वारा, लिख दो, बाय मी, हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? द नेम ऑफ दिस स्कूल विल नॉट बी डिफेम्ड बाय मी। टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस। क्या मुख्यमंत्री इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस तैनात करेंगे? तो इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हिंदी पैसिव फिर इंग्लिश पैसिव, सब में कीजिए। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, क्या मुख्यमंत्री, और सबसे अंत वाला काम तैनात करेंगे। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें सब्जेक्ट शैल विल है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर चला आएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इतने का? क्या मुख्यमंत्री तैनात करेंगे, ऐसा। विल द चीफ मिनिस्टर डिप्लॉय, विल द चीफ मिनिस्टर V1 डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, बन गया, V1 तक बन गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर पड़ेगा जिस पर, तैनात करने का असर किस पर? पुलिस पर। तो लिख दीजिए द पुलिस। अब ये तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लिए। अब पीछे से आगे आना है, और जैसे टेंस में हम लोग पढ़े थे, पीछे से आगे आने के क्रम में कोई V1 मिलता है तो टू लगाकर ऐड कीजिए। डेस्टिनेशन यानी मंजिल मिलता है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, और दोनों में से कुछ भी नहीं है ऐसे ही ऐड कर दो। तो वही काम करते हैं। टू एवर्ट, अब एवर्ट का मतलब टालना। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो टालने का असर किस पर? किसी भी अप्रिय घटना को, यानी इसका इंग्लिश लिख दीजिए वर्ब के बाद, एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट। अनप्लीजेंट इंसिडेंट का मतलब अप्रिय घटना, यानी आप ये भी लिख दिए। अब पीछे से आते हैं, इस संवेदनशील क्षेत्र में, इसका इंग्लिश लिख दीजिए, तो यही हो जाएगा, इन दिस सेंसिटिव एरिया, हो गया। यानी सेंटेंस पूरा क्या हो गया? विल द चीफ मिनिस्टर डिप्लॉय द पुलिस टू एवर्ट एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट इन दिस सेंसिटिव एरिया। सेंटेंस एक्टिव बन गया। अब सेंटेंस लंबा हो छोटा हो, पैसिव वॉइस बनेगा, और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना है, यहाँ पर ये समझना है कि एक क्या है? तैनात करना, तैनात करने का असर इस पुलिस पर, और एक और वर्ब है टालना, टालना का असर किसी भी अप्रिय घटना को, वर्ब का असर जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और टालने का ऑब्जेक्ट अप्रिय घटना है। यानी इस सेंटेंस में दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति में
अगर हिंदी सेंटेंस रहता है तो सबसे अंत वाला जो वर्ब है और उसका असर जिस पर पड़ता है उसको उस ऑब्जेक्ट से ही हमको मतलब है, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है जब हिंदी सेंटेंस हो तब। और जब इंग्लिश सेंटेंस हो तो पहला वर्ब डिप्लॉय का मतलब डालना और उसके ठीक बाद जो लिखा रहेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट से शुरू करना है पैसिव वॉइस। सेंटेंस में कई वर्ब कई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ भी ए वर्ड का टालने का असर किस पर पड़ा है, एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट पर, यह भी ऑब्जेक्ट है। दूसरे वर्ब और दूसरे ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ज्यों का त्यों पैसिव में लिखा जाएगा। इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट और हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत वाला काम का असर जिस पर पड़े उसी से मतलब है। तो पहला वर्ब क्या है, डिप्लॉय द पुलिस, यही ऑब्जेक्ट हो गया। अब तैनात करने का असर किस पर, हिंदी सेंटेंस का पुलिस पर। दोनों ही सूरतों में द पुलिस ऑब्जेक्ट है, उसी से सेंटेंस शुरू करेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस विल बी डिप्लॉयड V3 लिखो। तो क्या हो गया, विल द पुलिस बी डिप्लॉयड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लिखे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब विल इसके पहले ले आए। तो विल द पुलिस बी, ये तो लिखा ही गया, बाहर चला गया, बी फिर V3 बी डिप्लॉयड, फिर बाई V3 के बाद बाई प्लस एजेंट बाय द चीफ मिनिस्टर। तो क्या हो गया, विल द पुलिस बी डिप्लॉयड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब बाकी सारे बातों को लिख दीजिए। टू अवॉइड एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट इन दिस सेंसिटिव एरिया, बाकी सारी बातों को ज्यों का त्यों उतार दिए। तो अगर सेंटेंस लंबा भी हो तो घबराना नहीं है, बनाना कितने का है, सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट, इतने पोर्शन का ही पैसिव वॉइस बनाना है। यानी सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट, इतना का पैसिव वॉइस बना दिए, बाकी ज्यों का त्यों देखो वैसे ही उतार दिए, हो गया। अब एक सेंटेंस और लो, जैसे एक्टिव वॉइस, राहुल तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, वाई विल राहुल मोक एट यू, फिनिश्ड। वाई राहुल के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाए, मोक एट, मोक का प्रीपोजिशन एट होता है, मजाक उड़ाना, मोक एट। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस बनाइए, तो हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस का, तुम्हारा मजाक राहुल के द्वारा क्यों उड़ाया जाएगा। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है, काम का असर जिस पर पड़े। इस सेंटेंस में काम क्या है, मजाक उड़ाना। या फिर इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ब क्या है, मोक एट, तो मजाक उड़ाने का असर हिंदी सेंटेंस में किस पर पड़ा है, तुम्हारा पर। और जैसी बात हुई, पहला वर्ब मोक एट का के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट यू, यानी दोनों ही सूरतों में यू ही ऑब्जेक्ट है, तो यू से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल यू बी मोक्ड एट बाई राहुल। सबसे पहले वाई किए, यू ऑब्जेक्ट था, यू के ठीक पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाए क्योंकि ये क्वेश्चन है। फिर तो बी विल को बाहर लाएंगे, विल यू बी, फिर V3 वही तो किया गया है, बी V3, वाई विल यू बी मोक्ड एट बाई राहुल। दिस इज हाउ वी मेक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस और द फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।